हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो, आपका वीडियो इट्स ओके। तो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म, सभी कंफर्म कर देंगे योर ऑडियो योर वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। कर दीजिए क्विकली, सभी कंफर्म कर देंगे। डू इट क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट सेशन से कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट सेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट डीलिंग रूम ऑपरेशंस, तो जिसमें हम फंड्स पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे। दो तरह की पोजीशंस डीलर्स को मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो एक जिसको हम कहते हैं फंड्स पोजीशन और सेकंड जिसको हम कहते हैं करेंसी पोजीशन। तो फंड्स पोजीशन के बाद अब करेंसी पोजीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो करेंसी पोजीशन डील्स विद ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशंस arrived at after taking various merchant or interbank transactions, and dealers will be concerned with the overall net position which exposes the dealer to exchange risk from the market movements। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो करेंसी पोजीशन में जो डीलर्स हैं उनको दो तरह की पोजीशन को फेस करना पड़ता है। एक होती है ओवरबॉट पोजीशन। सो ओवरबॉट पोजीशन में जो फॉरेन करेंसीज हैं उनकी जो परचेज है दैट इज मोर देन सेल, यानी परचेज ज्यादा है सेल कम है, उन्होंने परचेज ज्यादा कर रखा है। तो इससे हमारी एसेट पोजीशन क्रिएट होती है। हमने एसेट बिल्ड कर लिया फॉरेन करेंसी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ओवरबॉट पोजीशन। इसी को हम लॉन्ग पोजीशन भी कहते हैं। और ओवरसोल्ड पोजीशन में क्या होगा? सो फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेन करेंसी का जो सेल है वो हमने एडवांस में कर रखा है, तो वो परचेज से ज्यादा है, जिससे हमारी देनदारी बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी। ओवरसोल्ड पोजीशन को हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। सो जो डीलर्स हैं करेंसी पोजीशन में उनको लॉन्ग पोजीशन के साथ और शॉर्ट पोजीशन के साथ डील करना पड़ता है। और ये पोजीशंस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं? इन पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए जो डीलर्स हैं उनको जितनी भी मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हैं, यानी सेल परचेज की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी, और जो इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो भी, उनको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। सो ब्रॉडली दो तरह की ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। मर्चेंट ट्रांजैक्शंस जो सेल परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। सेकेंडली इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस जो उन्होंने दूसरे बैंकों के साथ लेन देन किया है। सो इन सभी को मिला के जो नेट पोजीशन बनेगी सो डीलर उसको मैनेज करेगा। बिकॉज अगर नेट पोजीशन जो बनेगी अगर उसको डीलर मैनेज नहीं कर पाता तो देयर इज ए एक्सचेंज रिस्क। बिकॉज मार्केट में फॉरेन करेंसी के रेट्स बहुत क्विकली मूव करते हैं, इसलिए उसमें एक्सचेंज रेट बनता है। आई एम श्योर इस पार्ट को आपने ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। द डीलर हैज टू ऑपरेट विद इन द परमिटेड लिमिट्स। सो डीलर्स के लिए परमिटेड लिमिट्स हैं, यानी बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डीलर के लिए लिमिट्स सेट कर देता है कि आप इस लिमिट तक इन ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक कर सकते हैं, एंड डीलर हैज टू ऑपरेट विद इन दोज लिमिट्स सो विच आर प्रेस्क्राइब्ड बाय द मैनेजमेंट।
कि दिस करेंसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना आउटस्टैंडिंग रख सकते हैं एंड दिस करेंसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना आउटस्टैंडिंग रख सकते हैं. तो डीलर हैज़ टू वर्क विद इन दोज लिमिट्स. सो बैंकों को इंटेग्रेटेड ट्रेजरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई बैंक्स नीड द इंटेग्रेटेड ट्रेजरी? इंटेग्रेटेड ट्रेजरी क्या होती है ये ऑलरेडी हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप वॉच कर सकते हैं. सो इसकी ज़रूरत पड़ती है नंबर 1 इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशंस. तो प्रीवियसली व्हाट यूज्ड टू बी हैपन, जो इंटरेस्ट रेट्स थे मोर और लेस दे वर फिक्स्ड बाय द रेगुलेटर. तो इसलिए वो यूनिफॉर्म थे, तो उसमें इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो बहुत लो था, कम था. लेकिन अब जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डीरेगुलेटेड है, यानी हर एक बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट हो सकता है फिक्स्ड बाय देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो क्योंकि डिफरेंट बैंकों का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है, तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो. तो अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी हैं. देन लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल्स. सो पहले फेमा के आने से पहले देयर वर लॉट मैनी कंट्रोल्स ऑफ द रेगुलेटर. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेमा में आने से पहले ऐसी रेगुलेशंस थी जो एक्सचेंज को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थी. हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन फेमा आने के बाद देयर इज लॉट ऑफ लिबरलाइजेशन. वो जो एक्सचेंज के कंट्रोल्स थे काफ़ी हद तक उनको रिमूव कर दिया गया है. देन डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स. पहले जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स थे वो रिलेटिवली लेस डेवलप्ड थे, लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट 1 और 2 डिकेड्स तो ये मार्केट्स काफ़ी हद तक डेवलप कर चुके हैं. एडवांसमेंट इन सेटलमेंट सिस्टम्स. तो जो सेटलमेंट सिस्टम्स हैं उनमें काफ़ी एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं. तो अर्लियर जो सेटलमेंट होती थी वो T+4 डेज बेसिस, T+3 डेज बेसिस, T+2 डेज बेसिस. अब ट्रांजेक्शन क्या है T+2, T+1 और T+0 बेसिस के ऊपर हो जाती हैं. तो आपका जो स्विफ्ट सिस्टम है इंटरनेशनली नॉर्मली T1 बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देता है, और जो आपका RTGS है विद इन इंडिया या नेफ्ट सिस्टम है वो T0 बेसिस के ऊपर सेटलमेंट कर देता है. तो ये सेटलमेंट का सिस्टम जो है ये काफ़ी फास्ट हो गया है, जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत सारा रिस्क भी है. देन डीलिंग एनवायरनमेंट. सो डीलिंग एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अग्रेसिवनेस. तो इन सभी को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए सभी बैंकों ने मोर और लेस, जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने अपनी ट्रेजरी ऑपरेशंस को इंटेग्रेट कर दिया है. यानी फॉरेन एक्सचेंज में जो डीलिंग्स है, कैश की जो पोजीशन है और जो सिक्योरिटीज की सेल परचेज है या पोजीशंस हैं, अब इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जाता. चलिए फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट सेशन में लर्न किया और जो अभी हमने लर्न किया, अब क्विकली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं. व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम? फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम के फंक्शंस क्या क्या हैं? मैनेज लोकल करेंसी एसेट्स एंड और लाइबिलिटीज, फंड एंड मैनेज नॉस्ट्रो अकाउंट,
अंडरटेक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसीज, नन ऑफ द अबव। तो क्या क्या फंक्शन हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम्स के? सो जो फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग रूम है ये फॉरेन करेंसी के साथ डील करता है, इसीलिए इसमें बी आंसर भी सही हो जाएगा और सी आंसर भी सही हो जाएगा, यानी इसमें 2 आंसर सही होंगे। सो फंड एंड मैनेज नॉस्ट्रो अकाउंट ऑल्सो, तो उसके साथ साथ अंडरटेकिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन फॉरेन करेंसीज। सो बी एंड सी इसमें हमारे 2 आंसर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु डू द ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम सर्व? जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम में ऑपरेशंस होती हैं वो किसको सर्व करती हैं? लेट अस सी द ऑप्शंस। कस्टमर्स ऑफ अदर ब्रांचेस और डिविजन्स by way of buying selling foreign currencies, customers of the foreign exchange dealing room to buy or sell local currencies, banks employees to manage their personal foreign currency assets। तो इनमें से किस ग्रुप को सर्व किया जाता है या इनमें से किसी को भी नहीं सर्व किया जाता? तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जो कुछ भी हमने लिखा सीखा उसके बेसिस के ऊपर आप ये आंसर दे सकते हैं। यस, व्हाट विल बी द आंसर? मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए व्हाट विल बी द आंसर? यस, कम ऑन, माइंड अप्लाई करिए और क्वेश्चन को आंसर करिए। ऑल ऑफ यू, सभी कोशिश करेंगे। सो पहले क्वेश्चन में थोड़े हमारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, अब इसमें कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की। सो हियर आंसर इज ए। सो कस्टमर्स ऑफ अदर ब्रांचेस डिविजन्स टू बाय और सेल फॉरेन करेंसीज। तो कस्टमर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग टू बाय लोकल करेंसीज। लोकल करेंसीज के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम डील नहीं करता है और ना ही बैंक एम्प्लॉयज़ को उनके जो फॉरेन करेंसी के एसेट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम कस्टमर्स ऑफ अदर ब्रांचेस और अदर डिविजन्स टू बाय सेल फॉरेन करेंसी। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। What does Treasury have to comply with in relation to foreign exchange dealing room operations? So foreign exchange dealing room operation से संबंधित रिलेटेड जो ट्रेजरी के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको कंप्लाई करना पड़ेगा ट्रेजरी को? इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, फिडाई रेगुलेशंस, इंटरनल गाइडलाइंस ऑफ द बैंक या ऑल द अबव? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सो कोशिश करिए आंसर देने की। यस, कम ऑन, वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर इट। यस, आंसर इज ऑल द अबव। ये सारे के सारे ही हैं, इन सभी का कंप्लायंस करना होगा बाय द ट्रेजरी। व्हाट इज रोल ऑफ मिड ऑफिस इन ए बैंक्स इंटेग्रेटेड ट्रेजरी एक्टिविटी? सो जो बैंक का मिड ऑफिस है उसका रोल इंटेग्रेटेड ट्रेजरी के अंदर क्या होता है? सो मिड ऑफिस के अंदर अभी हमने डिस्कशन नहीं किया, हम इसी लेसन में इसका डिस्कशन एक्सपेक्टिंगली करने वाले हैं। तो मिड ऑफिस का रोल क्या होता है? सो मिड ऑफिस का रोल होता है रिस्क मैनेज करने का रोल। तो हमारा आंसर रहेगा रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज बैक ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बैंक्स इंटेग्रेटेड ट्रेजरी एक्टिविटीज? सो बैंक का जो बैक ऑफिस है तो ये भी हमने डिस्कस नहीं किया है। सो बैक ऑफिस का काम होता है सेटलमेंट, अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट के तौर के ऊपर। तो रिस्क मैनेज करना नहीं इसका, तो इसका काम है सेटलमेंट, अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन डिपार्टमेंट। इनफैक्ट ये ऑलरेडी जब मैंने 3 डिविजन्स लास्ट सेशन में बताए थे
उन 3 डिवीजन में ये फंक्शंस डिस्कस किए गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 उसका भी हमने आंसर दिया हुआ है लास्ट सेशन के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 5 उसका भी आंसर प्रोवाइड किया गया है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम? सो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम क्या है? यस, इसका आंसर क्या बनेगा? रूम वेयर बैंक एम्प्लॉयज मैनेज देयर पर्सनल फॉरेन एसेट करेंसी एसेट्स, room where bank employees buy and sell local currencies, a separate profit center for the bank or the institution, and none of the above. Yes, इनमें देखिए कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। What is appropriate answer? Question number 6. Sorry friends. So it is जो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग रूम है, इट इज ए सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। ये एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है। Now question number 7, who is considered to be the most critical manpower in the front office? फ्रंट ऑफिस में हम किसको कंसिडर करते हैं कि वो मोस्ट क्रिटिकल मैन पावर है? अकाउंटेंट्स को, मैनेजर्स को, डीलर्स को, या एनालिस्ट्स को? सो फ्रंट ऑफिस में ये सारे के सारे लोग काम कर रहे हो सकते हैं। इनमें मोस्ट क्रिटिकल मैन पावर एलिमेंट कौन सा है? अकाउंटेंट्स का, मैनेजर्स का, डीलर्स का, या एनालिस्ट्स का? यस, इसको अगर आपने लास्ट लेसन को देखा हुआ है तो इसको आंसर देने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट विल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? यस, गुड। तो इट इज द डीलर्स। सो डीलर्स, दे आर मोस्ट क्रिटिकल मैन पावर। What is consequence of a minor mistake or misjudgment for dealers? अगर डीलर्स डिसीजन मेकिंग करते समय छोटी सी गलती कर दें या मिसजजमेंट हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ए डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिले इन डिसीजन मेकिंग, और वाइप ऑफ द एंटायर डेज प्रॉफिट इन ए सेकेंड। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उनकी माइनर मिस्टेक से या उनकी मिस जजमेंट से? तो इसीलिए उनकी जो स्किल्स हैं वो क्रिटिकल स्किल्स में आती हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर रहेगा पूरे दिन का प्रॉफिट 1 सेकंड में वाइप ऑफ हो सकता है। सो पूरे दिन का क्या, पूरे वीक का हो सकता है, पूरे महीने का हो सकता है, जो प्रॉफिट उन्होंने पूरे महीने में अर्न किया। सो दैट कुड बी वाइप्ड ऑफ। व्हाट एट्रीब्यूट्स डू डीलर्स नीड टू हैव? तो डीलर्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? The ability to work under stress, lack of aggressiveness, disregard for possibility of being wrong, ability to make decisions slowly। तो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं डीलर्स के जो उनमें जरूर होने चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके? यस, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? यस, वेरी करेक्ट। एबिलिटी टू वर्क अंडर स्ट्रेस, ये उनका एट्रीब्यूट होना चाहिए, और उनमें अग्रेसिवनेस भी होनी चाहिए, लैक ऑफ अग्रेसिव नहीं। सो दे कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, दे मस्ट एक्सेप्ट इट, डिसरिगार्ड नहीं होना चाहिए। सो वो डिसीजन स्लो नहीं करेंगे, वो डिसीजन उनको फास्ट करने पड़ेंगे। व्हाट आर 2 पोजीशंस विच ए डीलर मस्ट मेंटेन? तो डीलर को 2 तरह की पोजीशंस मेंटेन करनी होती हैं। वो 2 तरह की पोजीशंस कौन कौन सी हैं? सो एक है एसेट पोजीशन और लायबिलिटी पोजीशन, एक है कैश पोजीशन एंड स्टॉक पोजीशन,
एक है फंड्स पोजीशन और करेंसी पोजीशन, और एक है लॉन्ग पोजीशन और दूसरी है शॉर्ट पोजीशन। तो उनके जो पोजीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं उनमें दो तरह का क्लासिफिकेशन है। सो कौन सा लगता है आपको करेक्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने इसको ठीक से अंडरस्टैंड किया है तो बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। यस, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस, इट इज फंड्स पोजीशन एंड करेंसी पोजीशन। तो दोनों तरह की पोजीशंस उनको डीलर को मेंटेन करनी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपका लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। और मीनवाइल मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन फिर एक बार से एम्फेसाइज करना चाहूँगा, फ्री में जो लाइव क्लास हम कंडक्ट करते हैं जिसको इस समय आप वॉच कर रहे हैं, तो ये आपके मार्क्स को स्कोरिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट करती हैं का ये क्लासेस, क्योंकि इससे आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि क्या इसको क्लास को हम पास होने के लिए काफ़ी मान सकते हैं, नो, माय आंसर विल बी नो। बिकॉज पास होने के लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होता है, और फुल सिलेबस को आप IIPF की बुक्स के थ्रू और वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर कर सकेंगे। तो इसलिए पूरे सिलेबस को कवर करिए, बिकॉज नो वन नोज कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। हाँ, वीडियो लेसन्स की हेल्प अगर आपको चाहिए तो हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के वीडियो लेसन्स हैं, और वो भी बहुत लो प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, और ये सब कुछ हमारी ऐप में अवेलेबल है। सो कर दीजिए क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट, जिन जिन का नहीं हुआ है क्विकली कंप्लीट कर देंगे, सो दैट वी आर एबल टू मूव फास्ट। सॉरी फ्रेंड्स। व्हाट डज फंड्स पोजीशन रिफ्लेक्ट? सो दो पोजीशन में जो फंड्स पोजीशन है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है? प्रॉफिट एंड लॉस को, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स, एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, या कैश एंड स्टॉक को। सो फंड पोजीशन किसको रिफ्लेक्ट करती है? क्वेश्चन नंबर 11। सो फंड्स पोजीशन रिफ्लेक्ट्स व्हाट? यस, ट्राई टू आंसर क्विकली, और सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। हमारे कोई स्टूडेंट जो हैं वो बैठे रहते हैं, तो उससे उनका माइंड एप्लीकेशन नहीं हो पाता। जब तक आपका माइंड एप्लीकेशन नहीं होगा तब तक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो बेनिफिट है सेशन का, आपको उतना नहीं मिलेगा जो आप ले सकते हैं। इसीलिए आंसर देने की कोशिश करिए, और वो भी माइंड एप्लीकेशन के साथ। सो यस, आंसर विल बी इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी मिसमैच इन द फंड्स पोजीशन? अगर फंड पोजीशन में मिसमैच हो जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? 1, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट रिस्क, 2, पॉसिबल ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इन नॉस्ट्रो अकाउंट, 3, सरप्लस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, 4, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन सरप्लस क्रेडिट बैलेंस। तो व्हाट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर? What is consequence of any mismatch in funds position? तो इनके क्या consequences हो सकते हैं इनमें से? Question number 12. So what are the possible consequences? So यहाँ पे हमारे पास दो तरह के consequences हैं। So हमारा आंसर इसमें बी भी सही बनेगा और डी भी सही बनेगा। सो नॉट बी एलोन। सो हमारे दो आंसर्स बनेंगे। पॉसिबल ओवरड्राफ्ट हो सकता है, अगर सडनली हमारी लायबिलिटी ज़्यादा मैच्योर हो रही हैं तो ओवरड्राफ्ट हमें लेना पड़ेगा, जिसमें इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा इन द नॉस्ट्रो अकाउंट। और सेकेंडली, अगर हमारे पास सरप्लस है क्रेडिट बैलेंस का, तो हम उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट अर्न कर सकते थे। तो उस केस में हमारी ये पोजीशन बनती थी। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर हैं वो बी एंड डी
दो आंसर्स करेक्ट हैं। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ आइटम्स इन द फंड्स पोजीशन? फंड्स पोजीशन में दो तरह की आइटम्स हैं। ये दो तरह की आइटम्स क्या क्या हैं फंड्स पोजीशन के अंदर? करंट एंड लॉन्ग टर्म, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड, इमीडिएट एंड डिलेड, एंड कैश एंड स्टॉक। तो टू टाइप की आइटम्स हैं फंड्स पोजीशन के अंदर। सो करंट एंड लॉन्ग टर्म, रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड, इमीडिएट एंड डिलेड, कैश एंड स्टॉक। यस, व्हाट विल बी योर आंसर? कोशिश करें क्विकली आंसर करने की। तो इट इज इमीडिएट एंड डिलेड। तो इमीडिएट मीन्स जो हमारी स्पॉट ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और डिलेड मीन्स जो हमारी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें दो प्रकार की आइटम्स होंगी, एक इमीडिएटली जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, जो स्पॉट पोजीशन है, और जो फ्यूचर में जाने वाला है, डिलेड है वो, तो उसको हम फॉरवर्ड पिक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एल्स डज ए डीलर नीड टू मैनेज इन एडिशन टू गैप पोजीशन इन द डिफरेंट करेंसीज? अलग अलग करेंसीज के अंदर डीलर को गैप पोजीशन के अलावा क्या क्या और मैनेज करना पड़ता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन, स्टॉक पोजीशन, realized and unrealized items in the funds position, and long and short positions। तो डीलर को और क्या मैनेज करना होगा इन एडिशन टू गैप पोजीशन इन डिफरेंट करेंसीज? So question number 14, what will be the answer for question number 14? Yes, come on. So in addition to gap position क्या मैनेज करना होगा डीलर को? तो डीलर को मैनेज करना होगा जो रियलाइज्ड फंड्स हैं उनको, और जो अभी अनरियलाइज्ड हैं, जो अभी रियलाइज नहीं हुए, उनको भी। तो ये करंट पोजीशन बन जाती है। रियलाइज्ड मीन्स उनको मैनेज करना होगा जो प्रेजेंटली अवेलेबल है, और जो अभी अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में जाके अवेलेबल होंगे, उनको भी मैनेज करना होगा। व्हाट डज करेंसी पोजीशन डील विद? जो करेंसी पोजीशन है, तो एक है फंड्स पोजीशन, एक है करेंसी पोजीशन। सो करेंसी पोजीशन किसके साथ डील करता है? प्रोसेसिंग ऑफ डील्स, नेट पोजीशन एक्सपोजिंग द डीलर टू एक्सचेंज रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ डीलिंग रूम ऑपरेशंस, और कंप्लायंस ऑफ वेरियस गाइडलाइंस। तो करेंसी पोजीशन में डीलर को किस चीज के साथ डील करना पड़ता है? सो क्वेश्चन नंबर 15, so dealer has to deal with what? Question number 15, सो डीलर को डील करना पड़ेगा नेट पोजीशन जो डीलर को एक्सपोज करती है एक्सचेंज रिस्क में। बिकॉज अगर नेट पोजीशन में इम्बैलेंस जीरो है तो वी आर नॉट एक्सपोज टू एक्सचेंज रिस्क, लेकिन अगर नेट पोजीशन में रिसीवेबल्स हैं या पेबल हैं तो दोनों अफेक्ट होते हैं एक्सचेंज प्राइसेस से। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लिमिट डज द डीलर हैव टू ऑपरेट विद इन द फॉर द एक्सचेंज पोजीशन? एक्सचेंज पोजीशन में डीलर को कौन सी लिमिट को कंप्लाई करना पड़ता है, किस लिमिट के विदिन वो ऑपरेट करता है? तो परमिटेड बाय द मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लिमिट, लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट, और लिमिट सेट बाय फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो किस लिमिट को कंप्लाई करना होगा, किस लिमिट के विदिन ऑपरेट करना होगा डीलर को? सो वेरी इजी क्वेश्चन। डीलर को ऑपरेट करना होगा जो मैनेजमेंट ने लिमिट प्रेस्क्राइब की है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो लिमिट प्रेस्क्राइब की है, तो उस लिमिट के विदिन डीलर को ऑपरेट करना होगा। वेल फ्रेंड्स, इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई एम श्योर इस सेशन के कंटेंट आपको बहुत यूजफुल लगे होंगे। तो
जो डीलिंग रूम ऑपरेशंस का बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। तो अब मैं इस क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। वाइंड अप करने से पहले अगर आपके किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर लेसन को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, वहाँ पे आपको सूटेबली आंसर कर दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स आपको हमेशा अवेलेबल रहता है। लेकिन अदर देन क्वेश्चंस, हमारी प्रोडक्ट्स को या हमारी हेल्प आपको किसी तरह की चाहिए तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप के अंदर देयर इज मैसेज बॉक्स, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को अब मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।